ओके, आप सभी का सबसे पहले स्वागत है दोनों का। और आप लोगों को कई लोगों ने क्वेश्चन भी रखे हैं आप लोगों में से। बेसिकली जो आई पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन हमने दिए थे आपको पीएसआईआर के अंदर, कुछ चीजें वैसे की बता देता हूं मैं आपको। पॉलिटिकल साइंस में ध्यान रखना, जो आपको थ्योरी वाला पार्ट है वो तो लिखने में वो सिंपल लगेगा, तो उसको आप आसान से लिख सकते हो। सबसे ज्यादा दिक्कत आती है आपके जो अप्लाई वाला पार्ट है, उसमें नंबर लेना बहुत, एक बार अगर आपने थोड़ा सा अच्छा किया तो आप नंबर ज्यादा भी ला सकते हैं। सबसे ज्यादा नंबर अगर लाने हैं आपको तो अप्लाई वाले पार्ट में से कोशिश कीजिए, ज्यादा लाने की कोशिश कीजिए। थ्योरी वाला पार्ट पढ़ने का तरीका आप लोगों का यही होना चाहिए कि पहले थ्योरी वाले पार्ट को अच्छे से पढ़े। उसके बाद आप अपने जैसे पहला पार्ट आपने पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ लिया, और पॉलिटिकल थ्योरी में आपने सारी आइडियोलॉजी पढ़ ली, सारे थिंकर पढ़ लिए। उसके बाद जब आप आईजीपी पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा आपकी हेल्प होगी, क्योंकि उससे आप कनेक्ट करोगे, चीजों को जोड़ोगे। और आईजीपी कुछ नहीं है, जो पॉलिटिकल थ्योरी में जो सिद्धांत आपसे बोले जाते हैं उन्हीं का ही व्यवहारिक रूप आपके आईजीपी में होता है। ठीक है, इसी प्रकार से आप यदि अंतरराष्ट्रीय संबंधों की बात करें हम पेपर सेकंड की, तो उसमें जैसे आईआर की थ्योरी पढ़ोगे, आईआर की थ्योरी के अंतर्गत जो भी विचारधाराएं आएंगी, जैसे मार्क्सवादी विचारधारा, यथार्थवादी विचारधारा, नवोदारवादी विचारधारा है ना, प्रकार्य सिद्धांत, जो भी सिद्धांत है वैश्वीकरण को लेकर के जो सिद्धांत है, वो सभी यदि आप पढ़ोगे तो उसके बाद आपको फॉरेन पॉलिसी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में घटनाएं कैसे चल रही है, अमेरिका भारत रिलेशन, अमेरिका रूस रिलेशन, चाइना इंडिया रिलेशन, ये सभी रिलेशन किस तरीके से हो रहे हैं, इन सारे में पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बशर्ते आप पहले थ्योरी वाला पार्ट ही पढ़े। इसके बाद आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि पॉलिटिकल साइंस में अच्छे नंबर लाने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है। जैसा कि अभी मैं टेस्ट लिख रहा था, तो शुरू के पहले एक दो टेस्टों में मुझे लिखने में बड़ा ही अनकंफर्टेबल और मन में बहुत सारी चीजें आ रही थी, बट उसको प्रेजेंट कर पाना बड़ा टिपिकल हो रहा था। जैसे बाद में मैंने अपने क्वेश्चन किसी चेक भी करवाया, खुद ही चेक किए, तो उसमें बहुत सारी कमियां निकली। तो मेरा कहने का मतलब है कि पॉलिटिकल साइंस बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, जिसमें आप इजिली 300 टच कर सकते हो। बस एक चीज चाहिए, इसमें टाइम देना पड़ेगा प्रॉपरली, आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने 3 बार एग्जाम दिया, तीनों बार मेरे 250 से 260 के बीच में नंबर रहे, जिसके बाद मुझे एक कमी पता लगी कि पॉलिटिकल साइंस में आप 300 नंबर लाना कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या है, समय कम दिया सब्जेक्ट को, इस बार मैं उस सब्जेक्ट को समय देने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन आप प्लीज उसको समय दीजिए। अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट को समय नहीं देंगे तो आपका सब्जेक्ट चाहे कोई सा भी हो, आप उसमें ज्यादा नंबर नहीं ला पाओगे। इसलिए आप डेली एक क्वेश्चन ही लिखिए, डेली आधा एक क्वेश्चन ही लिखो, चाहे या दो क्वेश्चन लिखो, लेकिन लिखो जरूर, क्योंकि आपके माइंड में क्या है, आपने कितना पढ़ा है, वो यदि जब तक कॉपी पर नहीं आएगा तब तक आपके पढ़ने का कोई महत्व नहीं बचता। आज मैं आपके कुछ लोगों की कॉपी है उनको आपके सामने ही शेयर करके हम चेक करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन में कहाँ कहाँ क्या लिखना था। बहुत अच्छा आंसर आप लोगों ने शुरुआत किया है, कई लोगों ने, मतलब 3-4 कॉपियां हमारे पास आई है, उसमें कई लोगों ने बहुत अच्छा आंसर की शुरुआत की है। और थोड़ा सा आप ध्यान रखिए कि अभी एग्जाम मेंस तक मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा टाइम कम दे पाऊंगा। उसके बाद जैसे ही मेरी मेंस खत्म होगी, मेरे सारे आंसर राइटिंग की चीजें आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं किसी से, जैसे मैं राजेश मिश्रा सर की मैंने नोट्स अभी मुझे उन्होंने दिए कुछ टाइम पहले, उनके अपडेटेड नोट्स मैंने पढ़े, तो काफी अच्छी चीजें उन्होंने ऐड की हुई है उसमें। तो यदि आपको वो नोट्स मिल जाए तो आप वो नोट्स एक बार अच्छे से पढ़ें, क्योंकि थ्योरी के और आप जो भी पार्ट है आपके, वो सारे पार्ट उन्होंने अच्छे से कवर किया है। एक क्लास नोट्स है, एक उनके प्रिंटेड नोट्स है। क्लास नोट और प्रिंटेड नोट को यदि आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। उसके बाद आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको जो भी नोट्स हो सकता है किसी और कोचिंग से भी कहीं से भी आपको मिल जाए, नोट्स को पढ़ के बार बार उनको रिवीजन करो। और मैंने देखा है कि जब मैंने 2019 में एग्जाम दी, 2023 के एग्जाम के लिए मुझे बहुत कुछ दोबारा से पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि सब चीज, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जब मैंने पहले पढ़ा था भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पढ़ी, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में भारतीय दलीय सिस्टम को पढ़ा। अब दलीय सिस्टम आपको पता है कि 2019 तक दलीय सिस्टम क्या था, कि कांग्रेस का डाउन हो रहा है, ठीक है, बीजेपी इमर्जिंग हो रही है, बीजेपी एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी बन रही है। लेकिन प्रेजेंटली अगर 2023 का स्टेटस देखूं तो कांग्रेस दोबारा से रिवाइव कर रही है, ठीक है ना, मोदी की लोकप्रियता तुलनात्मक रूप से कम हो रही है, ठीक है ना। तो हमारा पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम दोबारा से चेंज हो रहा है। तो इसलिए हमारा जो पूरा पार्ट है पॉलिटी का, आईजीपी का या फॉरेन पॉलिसी का, उस समय के साथ साथ घटनाओं के साथ बदल जाता है। इसलिए थोड़ा सा उससे जुड़े रहना हमें जरूरी है।
तो आप 2024 में एग्जाम देना चाहते हो तो मैं इसलिए कहूंगा 2024 में एग्जाम देकर के अच्छे नंबर लाने के लिए प्लीज अभी से थोड़ा सा सिलेबस कंप्लीट करो। अदरवाइज ड्यूरिंग प्री और मेंस के बीच में आपको इतना समय नहीं मिल पाता कि आप अच्छे से तैयारी कर सके। जैसा कि हमारे साथ ये हो रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कई चीजें कम पड़ गई, टाइम कम पड़ रहा है, चीजें अच्छे से लिखा नहीं आ रही, बहुत सारी चीजें इंप्रूवमेंट नहीं हो पा रही, तो वो चीजें आपको चैलेंजेस झेलनी पड़ सकती यदि आपने पहले सब्जेक्ट को तैयार अच्छे से नहीं किया। चाहे आपको नॉलेज कितनी हो, वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। नॉलेज तो आदमी 2 मिनट में रट के याद करके कर सकता है, लेकिन उसको प्रैक्टिस करना, उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना, दोनों डिफरेंट पार्ट होते हैं। ठीक है ना? इसलिए आंसर राइटिंग डेली चाहे एक ही कीजिए, जरूर कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन जो आपको दिया जाए, बहुत सिंपल से बहुत आराम से आपको क्वेश्चन दे रहे हैं हम, इसीलिए डेली क्वेश्चन हम नहीं डाल पा रहे, ताकि आप लिखो एक बार, फिर डेली क्वेश्चन आपको डाल दी जाएंगे। ठीक है ना? आराम से आप लिखिए, कोई क्वेश्चन का पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा, उसकी डिमांड आपको समझ में नहीं आ रही, आप पूछिए, कोशिश करेंगे आपके साथ ऐसे जुड़ करके। अदरवाइज अभी समय के अभाव की वजह से मैं वॉइस रिकॉर्ड करके भेज दूंगा, बाद में मैं सारे क्वेश्चनों को एग्जाम देने के बाद मैं सारे क्वेश्चनों को आपको अच्छे से और भी करवा सकता हूँ, अगर किसी को कोई डाउट रहेगा। ठीक है? लेकिन आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। जैसे मैं किसी की कॉपी खोल रहा हूँ, मुझे नाम पता नहीं किसकी कॉपी है, ठीक है ना? देख रही है आप लोगों को, आप में से यदि होगा तो कॉपी पहचान ही लेगा अपनी। देख रही है? ऐसे मत सोचना कि दूसरे आंसर में क्या कमी है, किसी की कमी मत देखना, बस उनकी कमियों को सीखना है, अपनी कमियों से और दूसरों की कमियों से सिर्फ सीखना है कि मेरे पार्ट में क्या कमी, मैं कैसे इसको कर सकता हूँ। ठीक है ना? तो मैं किसी भी क्वेश्चन को लिखने का आपको एक तरीका बता सकता हूँ, इस तरीके से यदि आप लिखोगे बहुत अच्छे नंबर आप ला सकते हो। पॉलिटिकल साइंस हिंदी साहित्य को आप अगर देखोगे, लोगों के मन में चल रहा है हिंदी साहित्य, 2022 का रिजल्ट देखोगे, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जान रहा हूँ जिनके पॉलिटिकल साइंस में 290 नंबर आए। ठीक है ना? ठीक है ना? और बहुत सारे ऐसे, जब उसके बाद भी कई लोग ऐसे हैं जिनमें कई लोगों को ऐसा लगता है कि हिंदी साहित्य में बहुत नंबर आ गए, लोग नेगेटिव जा रहे हैं। एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरीके से आप नंबर देखोगे, 2022 की एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंटों के ज्यादा नंबर आए बजाय हिंदी मीडियम हिंदी साहित्य वालों के। हिंदी साहित्य के स्टूडेंट ज्यादातर 260-70 पे अटक गए, और पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट 290 तक टच किए। तो आपका सब्जेक्ट यदि आपका मजबूत है तो उससे फर्क नहीं पड़ता आप किस ऑप्शनल सब्जेक्ट से हो। तो हमारा पॉलिटिकल साइंस हमारे काफी टाइम में काफी चीजों में काम आता है, इस तरीके से ये काफी उसमें काम आएगा हमारे, तो इसलिए इसको थोड़ा सा आपको देखना है। ठीक है ना? जैसे ये किसी का क्वेश्चन है, मेरे पास पता नहीं पेन में कुछ इशू होगा, चल नहीं रहा, मैं आपको बोल रहा हूँ। ये क्वेश्चन है, मैं इसको आपको बताता हूँ। देखो, पहला क्वेश्चन था, टिप्पणी कीजिए नव उदारवादी राज्य का दृष्टिकोण। ठीक है ना? तो सिंपल सा पहला काम हमें क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है। तो देखो, नव उदारवादी दृष्टिकोण, ये कॉपी मैं चेक कर दूंगा बेसिकली, इसमें ज्यादा टाइम नहीं है तो थोड़ी देर में चेक कर देंगे, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको चीज समझ में आनी चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन है आपका, नव उदारवादी दृष्टिकोण, देखो राज्य का, यहां चल रहा है राज्य का दृष्टिकोण। ठीक है? ये इतना सा देखो, ऐसा क्वेश्चन आता है छोटा सा, ऐसे क्वेश्चन को लिखना उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। और शुरू के हमारे 50 नंबर के आते हैं 5 क्वेश्चन जो कंपलसरी होते हैं, दोनों पार्टों में कंपलसरी होते हैं, और उनमें ऐसे ही क्वेश्चन आपके समक्ष आते हैं। और ऐसे क्वेश्चन को लिख पाना हमारे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि कई बार हमें क्या लगता है, कई बार हमें लगता है बहुत आसानी से इसको तो लिख लेंगे। ठीक है ना? अभी मैं आपको बताऊं, जब आप नव उदारवादी राज्य लिख रहे हो तो इसकी शुरुआत केवल नव उदारवाद से ही नहीं करनी है। इसकी शुरुआत आपको अगर चाहो थोड़ा सा, और अगर राज्य राज्य के बारे में पूछा है, इसकी शुरुआत है, आप चाहो तो यूनानी समाज से भी कर सकते हो, यूनानी राज्य, और उसके बाद उदारवादी राज्य से तुलना, उदारवादी राज्य से तुलना, उदारवादी एवं तुलना करके इसकी शुरुआत करें। ध्यान रखना, शुरुआत में 20-30 शब्दों में लिख सकते हैं कि यूनानी राज्य में राज्य को एक आदर्श और नैतिक माना गया, उदारवादी राज्य में राज्य को पुलिस राज्य के रूप में, वही जन कल्याण, वही सकारात्मक उदारवादियों के द्वारा राज्य को जन कल्याणकारी दिया गया, परंतु हैयक हैयक के द्वारा राज्य को तटस्थ और मिनिमल स्टेट की अवधारणा प्रस्तुत की। ठीक है ना? इस तरीके से एक स्टार्टिंग कभी भी आप क्वेश्चन में करो, कंपेरेटली स्टार्टिंग करोगे, तुलनात्मक स्टार्टिंग करोगे। और बिकॉज हमारी थ्योरी में बहुत सारी तुलना चलेगी, उदारवाद, उदारवाद, नव उदारवाद, सकारात्मक उदारवाद, समतावादी उदारवाद। ठीक है ना? इस तरीके समुदायवाद, इतनी ज्यादा आइडियोलॉजी है हमारी थ्योरी में कि आप बहुत अच्छे से कंपेयर कर सकते हो। तो इसको स्टार्टिंग कंपेयर कर सकते हो, तुलनात्मक स्टार्टिंग कर सकते हो।
ठीक है ना। अगर आप मान एक पॉइंट में आपको, अगर यूनानी राज्य को नहीं जोड़ना चाहो, केवल आधुनिक आधुनिक राज्यों की आप तुलना करो, तो आप स्पष्ट कर सकते हो कि आधुनिक राज्य में जो उदारवादी राज्य है, उन्होंने उसको राज्य को पुलिस राज्य के रूप में माना है। वही जो वही शास्त्रीय उदारवाद है, उसने उसको, सॉरी, सकारात्मक उदारवाद, उसने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा दी है। परंतु मार्क्सवादी उदारवाद, मार्क्सवादी राज्य को शोषणकारी और परजीवी संस्था मानते हैं। और इसी अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए, इसी को विरोधाभासी स्थिति उत्पन्न करते हुए हैयक के द्वारा राज्य को तटस्थ और मिनिमल राज्य बताया गया है, जिसकी निम्नलिखित विशेषता है। तो इस तरीके से कोशिश करो, अगर आपका इंट्रोडक्शन तुलनात्मक है, अच्छे नंबर आपको मिल सकते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन तुलनात्मक है, ये इस बात का बताएगा आपको कि आप उसका विश्लेषण करते हुए आप उसको स्टार्ट करो। ठीक है ना। तो तुलनात्मक स्टार्टिंग आपकी होनी चाहिए, पहली बात। ठीक है, जब आपने पैराग्राफ में बता दिया तुलनात्मक राज्य में, ठीक है, इसके बाद आपको अगला पॉइंट करना है। अब यहाँ केवल देखो, अगर आपको नवउदारवादी दृष्टिकोण बता, केवल राज्य राज्य पे मत जाओ, पहले दिखाओ कि उदारवादियों में हैयक के द्वारा जो कल्याणकारी राज्य है, उसको उसको मुख्य रूप से एक रोड टू सर्पडोम, यानी कि रोड टू सर्पडोम, यानी दास्ता का रास्ता बता करके, दास्ता के रास्ता बताया, उसकी आलोचना की, और उसने राज्य को तटस्थ राज्य के रूप में प्रस्तुत किया। ठीक है ना। तो हैयक का राज्य वो होगा तटस्थ राज्य। नवउदारवादी राज्य कैसे होगा? तटस्थ राज्य। नवोदर राज्य कैसा होगा? मिनिमल राज्य। ध्यान रखना, कई बार लोग बोलते हैं कि नव उदारवादियों ने कोई नई काम नहीं किया, जस्ट उन्होंने जो अपने उदारवादी थे, जो परंपरागत उदारवादी या शास्त्रीय उदारवादी थे, उनके द्वारा जिस प्रकार से राज्य की अवधारणा दी गई थी, ठीक उसी प्रकार की राज्य की अवधारणा हैयक ने दी है। लेकिन ये बात सही नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि हैयक के द्वारा, ये बात ध्यान रखें, जो प्रारंभिक उदारवादी है वो केवल राज्य को पुलिस मानते हैं, राज्य को नाइट रात्रिचर मानते हैं। लेकिन हैयक ने कहा है कि राज्य तटस्थ होगा। तटस्थ का मतलब है कि राज्य की थोड़ी बहुत भूमिका रहेगी सामाजिक न्याय स्थापित करने में, लेकिन राज्य बाजार के मामलों में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। वहां पर राज्य की भूमिका मिनिमल रहेगी, और मिनिमल का मतलब पुलिस राज्य नहीं, बल्कि मिनिमल का मतलब है रेगुलेटिंग राज्य, जो राज्य विनियमन का काम करेगा, जो राज्य टैक्स तो लगाएगा, सभी पे लगाएगा टैक्स। हालांकि हैयक के द्वारा प्रगतिशील करारोपण का विरोध किया, लेकिन हैयक ने कभी भी करारोपण का विरोध नहीं किया। उसने बोला टैक्स लगाइए, और जिन व्यक्तियों के साथ दुर्भाग्य हुआ है उन्हीं के कल्याण का काम आप कर सकते हो। लेकिन हैयक ने एक बात बोली, नवउदारवादी राज्य हमेशा स्वतंत्रता को केंद्रित मानता है। अब देखो इसमें क्या करना है आपको, एक मिनट। तो ये तटस्थ और मिनिमल बताना है, एक पॉइंट इसके बाद देना है आपको व्यक्ति केंद्रित, स्वतंत्रता केंद्रित। ठीक है ना। तो आपका एक ये हो गया, एक पॉइंट मिनिमल स्टेट हो गया, एक स्वतंत्रता केंद्रित हो गया। ठीक है ना। इसी के द्वारा क्षमताओं को महत्व देता है ये। ठीक है ना। तो 4-5 पॉइंट आप 150 शब्दों में आराम से लिख सकते हो, जैसे कि अभी मैं दिखाता हूं, आपने लिखा है किसी ने, है ना। देखो अब यह आपने लिखा है, ये बिल्कुल ठीक है। स्टार्टिंग में आपने किया जिसने भी, कि आरंभिक उदारवादी राज्य राष्ट्रचर था के रूप में चित्रित करते हुए धीरे धीरे कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित हुआ, परंतु उदारवादी राज्य कल्याणवादी निम्न चुनौती उत्पन्न हुई। देखो आप तुलना करो मार्क्सवादी राज्य के साथ, जरूर तुलना कीजिए इसकी। ठीक है। अब ठीक है, अब इसके बाद उदारवादी राज्य की चुनौतियां आपको ज्यादा नहीं बतानी है, क्योंकि चुनौतियां क्वेश्चन की डिमांड नहीं है। ठीक है ना। आपको चुनौतियां थोड़ा बहुत बता सकते हो कि भाई जब जन कल्याणकारी राज्य में चुनौतियां उत्पन्न हुई, तभी मतलब कमियां उत्पन्न हुई, जिसमें चाहे फांसीवाद आया, चाहे नाजीवाद आया, चाहे तानाशाही शक्तियां बढ़ी, चाहे व्यक्ति की स्वतंत्रता कम हुई, है ना, चाहे नौकरशाही का महत्व बढ़ा, वो एक अलग पार्ट है, उसको संक्षिप्त में कर सकते हो। ठीक है ना। लेकिन आपको चुनौतियां ज्यादा नहीं बतानी, इनको थोड़ा संक्षिप्त में करो। ये चुनौतियां आपको दी गई है यहाँ, इन चुनौतियों को थोड़ा संक्षिप्त करो, डायरेक्टली आप नव उदारवादी राज्य पे आओ, है ना। अब यहां से करो। इसी संदर्भ में नव उदारवादियों ने कल्याणकारी राज्य के विकल्प के रूप में मिनिमल स्टेट का विचार प्रस्तुत किया। ध्यान रखना, मिनिमल स्टेट। अब मिनिमल स्टेट आपने यहां लिखा है, इसको थोड़ा हाईलाइट करो, और फिर आपको टॉपिक वाइज समझाना है कि मिनिमल स्टेट का मतलब क्या है। अब एक ने कल्याण का राज्य की आलोचना करते हो, राज्य का प्रशासन कल्याण और कल्याण के नाम पर व्यक्ति स्वतंत्रता। अब देखो, इसको ये बात सही है कि हैयक ने राज्य की कल्याण, मतलब जो राज्य का कल्याणकारी स्वरूप है उसकी आलोचना की, वो आप एक पॉइंट बता रहे हो। उसके बाद नवउदारवादी राज्य को ज्यादा फोकस करो बजाय आलोचना के। ठीक है ना। नवउदारवादी राज्य क्या कहता है? नवउदारवादी राज्य मिनिमल स्टेट है, नवउदारवादी राज्य तटस्थ स्टेट है, क्योंकि वो राज्य किसी प्रकार के बाजार के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा।
नव उदारवादी राज्य है वो स्वतंत्रता केंद्र है, अर्थात स्वतंत्रता को प्रायोरिटी दी गई है बजाय आपके न्याय। ठीक है ना। तो 4-5 पॉइंट जैसे ही आप नव उदारवादी करोगे 4-5 पॉइंट आपको लिखने, उसके बाद 4-5 पॉइंट आप लिखो। ये दुर्भाग्य बुर्भाग्य को मत लिखो, बिकॉज आपके पास इतने शब्द नहीं है। आप डायरेक्ट मुद्दों पे जाइए। मुद्दे क्या है मेरे पास? तटस्थ राज्य, मिनिमल राज्य और व्यक्ति की स्वतंत्रता, और एक एक 3 पॉइंट हो गए, व्यक्ति की स्वतंत्रता और इसके साथ साथ मैं कह सकता हूं व्यक्ति केंद्रित स्टेट। ठीक है, ओवरऑलिंग स्टेट है, या ओवरऑलिंग स्टेट का भी नाम दे सकते हो, तो व्यक्ति केंद्रित स्टेट। ठीक है ना, ये 4 स्टेट देते हैं और 4 स्टेटों के माध्यम से आप इनको बताइए। उसके बाद आइए आप किसमें? कंक्लूजन में। कंक्लूजन में आने से पहले आपको क्या करना है? कंक्लूजन में आने से पहले इस नवोदारवादी राज्य की आलोचना करनी, जो चॉम्स्की है अपने नॉम चॉम्स्की ने नवोदारवादी राज्य को नव कॉर्पोरेटवाद की अवधारणा दी है। ठीक है ना, तो उसके माध्यम से आपको आलोचना करनी है कि नव उदारवादी राज्य है, इसके द्वारा उपनिवेशवाद बजाय उपभोक्तावादी संस्कृति बढ़ी है और इसके परिणाम स्वरूप वर्तमान में जलवायु समस्या उत्पन्न हुई है, पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हुई है ना, और व्यक्ति समाज में असमानता बढ़ी है। अब ये आपकी आलोचना करनी है। निष्कर्ष में फिर आपको जो थर्ड वे है राज्य का तीसरा रास्ता, जिसमें हम समतावादी राज्य को बता सकते हैं, और समतावादियों का निष्कर्ष में शामिल करते हो आप इसका निष्कर्ष लिख सकते हैं। ठीक है ना, यहां तक सिंपल सा। तो आप मेरी जो बात को समझ पाए, इतना कहानी नहीं, 150 शब्दों का क्वेश्चन था ये, मतलब मैं बता रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन हमेशा 150 शब्दों में 200 में आएंगे, लेकिन 200 मार्क्स और 150 मार्क्स आपको हमेशा इस तरीके से ही लिखना है। तो मैं क्या बता रहा हूँ, पेन थोड़ा इसमें नहीं चल पा रहा, मैं यहाँ बता देता हूँ, इसको मैं चेक कर। देखो, आपने पहले क्या करना है, आपको विशेषता बतानी है। विशेषता बताने के बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट पे जाना है, आलोचना। एक पैराग्राफ में आलोचना बतानी है, और आप आलोचना बता कि इसने नव उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया है, या इसको बोलते हैं कॉर्पोरेटवाद। असमानता बढ़ी है। ठीक है, नवोदय कॉर्पोरेट असमानता बढ़ी है, और कोविड-19 के बाद इसकी तटस्थता की जो अवधारणा है वो कमजोर हुई है, क्योंकि आप सभी जानते हैं राज्य की भागीदारी बढ़ी है। ठीक है ना। अब यहां निष्कर्ष में आप लिखो, तो निष्कर्ष में लिखना है कि है समतावादी है वे राज्य को समतावादी है वो राज्य को सक्रिय भूमिका मानते हैं। समतावादी क्या कहते हैं? समतावादी कुछ नहीं कहते, समतावादी उदारवादियों की और कल्याणकारियों की दोनों की बातों को स्वीकार करते हैं। उदारवादी नव उदारवादी क्या कहते हैं कि स्वतंत्रता को सर्वोपरि महत्व दिया जाए, तो ये कहते हैं व्यक्ति की स्वतंत्रता का ध्यान दिया जाए, लेकिन व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ साथ व्यक्ति को एक समान स्तर पर लाने के लिए कुछ राज्य को सकारात्मक भूमिका भी निभानी चाहिए। ठीक है ना, तो व्यक्ति की क्षमता और योग्यताओं के महत्व के साथ साथ सामाजिक न्याय और अवसर की समानता पर ध्यान देते हुए वर्तमान में समतावादियों का न्याय या जन कल्याणकारी राज्य ज्यादा महत्वपूर्ण है। उस तरीके से आप इसका निष्कर्ष लिख सकते हो। तो निष्कर्ष में समतावादियों के माध्यम से कर सकते। एग्लिटेरियन जो लोग आए थे, जिसमें आप जानते हो कौन कौन एग्लिटेरियन में, कौन कौन एग्लिटेरियन बताओ, समतावादी में कौन कौन है, कौन कौन समतावादी की बात करता है? सर जॉन रॉल्स हाँ हाँ, और और अमर्त्य सेन हाँ, और सही है। एक और है, डॉर्किन। डार्किन। ये समतावादी की बात करते हैं। तो जब भी नवोदारवादी आया उसको समतावाद से आप कंक्लूजन कर सकते। ठीक है, और अगर यही शब्द 250 में चला जाए, मान लो यही क्वेश्चन अगर 250 में चला जाए, तो आप पहले स्टार्टिंग में कंपेरेटिवली स्टार्ट करो, फिर उसके बाद नवोदारवादी राज्यों को थोड़ा विस्तार से बताओ, स्वतंत्रता के बारे में, न्याय के बारे में, दुर्भाग्य के बारे में, ठीक है ना, और तटस्थ राज्य के बारे में। ठीक है ना, और उसका व्यवहारिक एक पॉइंट और छूट गया, उसका व्यवहारिक रूप भी बताओ कि इसका नवोदारवादी राज्य का व्यवहारिक रूप कैसे हुआ। तो रिंगसवाद और थ्रेचरवाद आया था, वो इस नवोदारवादी राज्य का व्यवहारिक रूप था। ठीक है ना, फिर उसकी आलोचना बतानी है आपको कि इसमें क्या क्या कमी है। तो नव जो आपके चॉम्स्की के द्वारा जो आलोचना बताई गई है, नव उपनिवेशवाद, नव कॉर्पोरेटवाद को वर्तमान बढ़ावा दिया है, वर्तमान में जो पूंजीवादी घटना है, पूंजीवाद बढ़ रहा है, और इसके बाद समाज में असमानताएं बढ़ रही है, पर्यावरण समस्याएं बढ़ रही है, इसका मेन कारण है यही कौन सा? नव उदारवादी राज्य की कारण है। इसलिए वर्तमान में आप उसके बाद आपको आलोचना करते लिखिए, और फिर निष्कर्ष में आप समतावादी और जन कल्याणकारी राज्य के साथ इसको पूरा कीजिए। ध्यान रखना, निष्कर्ष में एक चीज ध्यान रखिए, आपकी सफलता समानता स्वतंत्रता के साथ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, और साथ साथ समानता भी स्थापित हो, या चाहे वो अवसर की समानता हो, क्योंकि स्वतंत्रता का महत्व तभी है जो समानता के साथ जुड़ा हुआ। ठीक है, अब ये उत्तर लिख सकते हो? जी सर।
है ना। तो अब आप अपना कॉपी देख लीजिए, आपने कहाँ कहाँ मिस्टेक करी, मैं तो आपको चेक करके भेज दूंगा। लेकिन ध्यान रखना आपका यह है कि एक तो आलोचना पे नहीं लेके गए, एक समतावादी के साथ नहीं जोड़ पाए इसको, ठीक है ना, तो निष्कर्ष में वो चीज देनी पड़ेगा, ठीक है। जी सर। अगला क्वेश्चन और था आपका, मैं बताता हूँ दूसरा क्वेश्चन और, ठीक है। ये हो गया, कर सकते हो डे वन का। डे वन का एक क्वेश्चन और था यार, ठीक है ना। जी सर। हाँ, मार्क्स के राज्य के उपकरणवादी उत्पादक। देखो, मार्क्स का राज्य का उपकरण, मतलब ये स्टार्टिंग ठीक करी किसी ने कि मार्क्स राजनीतिक सिद्धांत के प्रसिद्ध विचार, जिन्होंने उदारवादी राज्य का खंडन करते हुए शोषणकारी संस्था और परजीवी संस्था के रूप में क्या किया, उसको बताया। अब देखो, आपको फिर वही स्टार्टिंग करनी है, कुछ नहीं, सिंपल सा। उदारवादियों के अनुसार राज्य पुलिस तटस्थ राज्य है, जन कल्याणकारी राज्य को जन कल्याणकारी मानते हैं, है ना, अर्थात राज्य व्यक्ति के विकास और सामाजिक न्याय की स्थापना महत्वपूर्ण है। परंतु वही मार्क्सवादी अवधारणा राज्य को शोषणकारी और परजीवी मानती है तथा इसे पूंजीपति वर्ग की मानती है। पूंजीवादी शब्द जोड़े बिना आप छोड़ना मत मार्क्स को, ठीक है ना। तो शोषणकारी और बिल्कुल परजीवी, ये स्टार्टिंग ठीक है जिसने भी किया, ठीक है। अब देखो, अब आपको क्या करना है, जो अगला पैराग्राफ, ये क्वेश्चन क्या है आप सभी जानते हैं, उपकरणवादी किसने माना था, ये न मार्क्सवादियों का विचार है। मार्क्स तो उपकरणवादी नहीं माना, मार्क्स तो इसको शोषणकारी ये मानते हैं। लेकिन जो आप सभी जानते हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, अब थोड़ा सा मार्क्स के बारे में बता दो कि भाई मार्क्स है वो किस प्रकार से इसको शोषणकारी वो मानता है। लेकिन आगे लिख रहे हैं कि आगे जिसने किसने बोला है, ये सेंटेंस किसका है, इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी किसकी है ना, वो नव मार्क्सवाद के अंतर्गत जो आपकी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थ्योरी है या उपकरणवादी सिद्धांत है, किसका है, बताएंगे आप लोग। सर रॉल्फ मिलीबेंड। हाँ, रॉल्स मिलीवेंड। रॉल्स मिलीवेंड ने ही ये बात बोली, रॉल्स मिलीवेंड कुछ नहीं, रॉल्स मिलीवेंड मार्क्स की बात को ही आगे करता है। मार्क्स कहता है कि राज्य है वो शोषण करता है, लेकिन शोषण केवल पूंजीवाद के माध्यम से, पूंजीपतियों के माध्यम से करता है। रॉल्स मिलीवेंड ने एक बात बोली कि राज्य है वो उपकरणकारी, उपकरणवादी, उपकरणवादी का मतलब राज्य में, राज्य को पूंजीवाद एक उपकरण के रूप में यूज करता है, क्योंकि राज्य में विभिन्न प्रकार के वर्ग होते हैं, जिसमें सैन्य वर्ग हो गया, व्यापारी वर्ग हो गया, है ना, और सिविल सोसाइटी का वर्ग हो गया, और ये सारे वर्गों की जो समानता है वो पूंजीवाद के साथ जुड़ी हुई है, पूंजीपतियों के साथ। और पूंजीपतियों का और इन सिविल सोसाइटी के लोगों की सामाजिक और सांस्कृतिक जो स्थिति एक जैसी होती है, इसलिए शोषण है वो इनके माध्यम से किया जाता है। तो उसने शोषण के तरीके को इंस्ट्रूमेंटल बताया, ठीक है ना। तो आपको इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, तुलना करनी है, इसके बाद थोड़ा सा ब्रीफ में मार्क्स के उसको बताना है, और उसके बाद मार्क्स के इंस्ट्रूमेंटल यानी कि वर्गी मार्क्स का जो ये उपकरणवादी सिद्धांत है, ये रॉल्स मिलीवेंड है, उसको ज्यादा फोकस करना है, ठीक है ना। रॉल्स मिलीवेंड है उसको फोकस कर देना। रॉल्स मिलीवेंड को फोकस करने के बाद इतना आपने लिखा है, इतना नहीं, इतना इसमें नहीं जाना। ये अब देखो, ये आपका मेन पॉइंट था क्वेश्चन, समझ लो जिसका भी ये क्वेश्चन होगा, ये आपका रॉल्स मिलीवेंड का जो क्वेश्चन है, रॉल्स मिलीवेंड की चीजें को ज्यादा फोकस कीजिए, ये क्वेश्चन की बेसिक डिमांड। रॉल्फ मिलीवेंड ने यही कहा कि नौकरशाही और नागरिक समाज के महत्व को स्वीकार किया, अर्थात पूंजीवाद के शोषण के तरीकों को माइक्रो सूक्ष्म लेवल पर विश्लेषण करते हुए बताया कि पूंजीवाद के शोषण का तरीका केवल उत्पादन के साधनों से नहीं बल्कि शक्ति के विभिन्न वर्गों के माध्यम से भी होता है। और वो विभिन्न वर्ग कौन कौन से, नौकरशाही है, सिविल सोसाइटी है, सेना है, जिन पे पूंजीपतियों का प्रभाव ज्यादा है, और इन्हीं वर्गों के माध्यम से पूंजीवादी व्यवस्था सरवाला का शोषण करती है, ठीक है ना। तो इसलिए अब इसको बता दिया आपने वर्गीय, इसलिए ध्यान रखना आपको ये मार्क्स के नीतिवाद से यहाँ कोई काम नहीं है अभी, ठीक है ना, वहां उससे कोई काम नहीं है। आपने इतना बता दिया, दो तीन पॉइंट है, देखो मैं आपको बताता हूँ दोबारा से। देखो, आपको मैं सिंपल से बता रहा हूँ, ये देखो, इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग आपको कैसे करनी है, स्टार्टिंग करनी है आपको कहाँ से, तुलनात्मक स्टार्टिंग। और तुलनात्मक स्टार्टिंग में उदारवादी जन कल्याणकारी राज्य से करनी है, जबकि मार्क्सवादी शोषण का यंत्र मान, ठीक है ना। स्टार्टिंग कर दोगे इससे, ठीक है, इससे स्टार्टिंग कर देना सिंपल से। इससे स्टार्टिंग करने के बाद आपको राज्य के मार्क्सवादी दृष्टिकोण को बताना है, लेकिन संक्षिप्त, ठीक है ना। राज्य के मार्क्सवाद दृष्टिकोण है उसको संक्षिप्त, फिर आना है आपको रॉल्फ मिलीवेंड। और रॉल्फ मिलीवेंड उपकरणवादी सिद्धांत देते हैं, उपकरणवादी मतलब
उपकरण का मतलब होता है कि पूंजीवाद के द्वारा, पूंजीवादी व्यवस्था विभिन्न वर्गों, विभिन्न उपकरण मतलब सेना, सिविल सेवा, सिविल सोसाइटी, है ना, इन सभी उपकरणों के माध्यम से क्या करता है, वो शोषण करता है और शोषण को औचित्यता सिद्ध करता है। ठीक है ना। इसके बाद जब आप ये पैराग्राफ लगोगे, दो 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 पैराग्राफ से थोड़े छोटे पढ़ा देना। इसके बाद आपको इसके व्यवहारिक रूप को दिखा देना है कि क्या सच में बात सही है या नहीं है। इसके व्यवहारिक रूप को दिखा देना। पाकिस्तान और म्यांमार का चाहो तो आप एग्जाम्पल दे सकते हो, सैन्य शासन है वहां पर म्यांमार में, तो वो बात सही है उसकी। पाकिस्तान में भी सैन्य शासन रहा है, तो ये बात सही है कि पाकिस्तान के सैन्य शासन के बारे में बोली जाती है कि पाकिस्तान का सैन्य शासन इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के विभिन्न प्रकार के विभिन्न बिजनेसमैन है वो आर्मी में, ठीक है ना, तो पूंजीपतियों का प्रभाव है वहां पर, इसलिए पाकिस्तान में म्यांमार में सैन्य शासन रहा। तो बिल्कुल सही बात। देखो कुछ चीजें व्यवहारिक दिखा देना इनकी, इन व्यवहारिक दिखाने के बाद इनकी उसके बाद करनी है आपको आलोचना। अब इस उपकरणवादी की आलोचना करनी है। और आलोचना करके क्या करोगे, इसको लोकतांत्रिक समाजवाद जो क्या कहता है जन कल्याणकारी राज्य बोलता है, और इसमें कुछ भारतीय जन कल्याणकारी नीतियों को बता सकते हो, एग्जाम्पल दे सकते हो, सबका साथ सबका विकास वाले अवधारणा, ठीक है। और निष्कर्ष में आप क्या करो कि निष्कर्ष में शोषण को तो बताओ, लेकिन उसके समाधान हेतु, ठीक है ना, जन कल्याणकारी राज्य, ये ठीक है, जन कल्याणकारी राज्य समतावादी राज्य को ही ज्यादा महत्व देना, वो ज्यादा प्रासंगिक है वर्तमान समय में। ना तो मार्क्स का कोई राज्य प्रासंगिक है और ना ही उदारवादियों का भी पूरा जो नवोदारवादी है उनका राज्य ज्यादा प्रासंगिक। नवोदारवादी अवधारणा ज्यादा लोकप्रिय है, ये बात सही है। नवोदारवादी राज्य ज्यादा लोकप्रिय हुआ 1991 के बाद जब सोवियत संघ का पतन हुआ, लेकिन जैसे 2008 की मंदी आई और कोविड-19 आया, नवोदारवादी राज्य पे भी क्वेश्चन मार्क लगा, ठीक है ना। तो उस तरीके से आप इसको आराम से कर सकते हो। जब भी कोई राज्य का कॉन्सेप्ट बता रहे हो तो एक चीज ध्यान रखना, राज्य का चाहे उत्तर उपनिवेशवादी सिद्धांत, एक और अच्छा इसका निष्कर्ष जोड़ सकते हो आप, इसको निष्कर्ष में सबसे बढ़िया है उपनिवेशवादी, उत्तर उपनिवेशवादी राज्य से जोड़ सकते हो, है ना। तो क्वेश्चन के कई तरीके से कंफ्यूजन नहीं सकते हो, लेकिन क्वेश्चन की बेसिक डिमांड क्या है कि आपको जो उपागमवादी जो सिद्धांत है उस पर केंद्रित होते हुए काम करना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कर दोगे इस क्वेश्चन को, जी जी सर। कोई ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल सा स्टार्टिंग तुलना से करनी है, मेन बॉडी में थोड़ा मार्क्स बताना है, और अगले पैराग्राफ में आपको रॉल्फ मिलीवेंट का उपकरणवादी जो सिद्धांत है उस पर फोकस करना है कि किस तरीके से इसमें विभिन्न वर्ग है और किस तरीके से सरवाला पूंजीवाद सरवाला का शोषण होता है और किस तरीके से इसको वैचारिक स्वीकृति प्राप्त होती है, ठीक है ना। इसलिए समाज में अगर परिवर्तन करना है तो इस वर्गीय चीज को चेंज करना पड़ेगा, इस वर्ग पर साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव जोड़ना पड़ेगा। इसका व्यवहारिक रूप यह कि अगर हम इसका एग्जाम्पल जो मार्क्स कराए इसकी सही बात है, क्योंकि वर्तमान में कई जैसे म्यांमार में सैन्य शासन है, तो कारण क्या है, क्योंकि सेना पे उच्च वर्ग के लोगों का वर्चस्व है, तो उसकी बात सही साबित होती है। और इसके बाद ये लिखना है, कुछ आलोचना भी करनी है कि उन्होंने एक पक्षी आलोचना करी, क्योंकि राज्य है वो लोकतांत्रिक होता है, जन कल्याणकारी होता है, जैसे कि भारत में जन कल्याण के माध्यम से सबका साथ सबका विकास की नीतियां संचालित की जा रही है और समाज के वंचित वर्गों का ध्यान रखा जा रहा है। अतः उपागमवादी सिद्धांत मार्क्सवादी दृष्टिकोण पर आधारित है, जो एक पक्षीय अवधारणा है। उत्तर उपनिवेशवादी जो सिद्धांतकार है वो इसको पूर्णतः सत्य नहीं मानते, क्योंकि राज्य की प्रकृति उस क्षेत्र की परिस्थिति और स्थितियों पर डिपेंड करती है। इस तरीके से इसका निष्कर्ष लिख देना है, ठीक है। जी तो सर। उत्तर उपनिवेशवाद तक ले जाना है इसको, ठीक है। जी सर। एक क्वेश्चन है, फिर दो क्वेश्चन हो गए। इसके बाद किसी ने क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन और बताता हूं मैं, डे 2 के क्वेश्चन बता देते हैं आपको। डे 2 में है आत्मा का सिद्धांत, सुना है नहीं ये तो, देखो इसको कैसे लिखना है, सिंपल सा है। इसको लिखने के लिए आपको क्या करना है, आत्मा का सिद्धांत बहुत अच्छे से नंबर लिख सकते हो उसमें, देखो, है ना। और एक किसका है आप सभी जानते हैं, प्लेटो। तो स्टार्टिंग क्या करो, स्टार्टिंग में क्या करनी है, प्लेटो की आदर्शवाद से स्टार्ट करनी है, यानी कि प्लेटो आत्मा के सिद्धांत के माध्यम से नैतिक व्यक्ति,
ठीक है ना। आदर्श राज्य, दार्शनिक राजा, इनके इनका निर्माण की बात करता है, और विवेक के शासन को विवेक के शासन को प्रमुखता देता है। ठीक है ना, इसको तो लिख सकते हो आप इंट्रो में। ठीक है, यानी कि प्लेटो के आत्मा के सिद्धांत के उद्देश्य। ठीक है, स्टार्टिंग इस तरीके से कर सकते हो। अब देखो आपने आप सिद्धांत, अब ध्यान रखना कि प्लेटो का आत्मा का सिद्धांत है, कि आत्मा का सिद्धांत कैसे सामाजिक न्याय कर रहा है, समाज के न्याय। तो इसको बताओ एक पॉइंट में, एक पॉइंट आपका ये हो जाएगा। दूसरा, आदर्श राज्य का निर्माण कैसे कर रहा है। तीसरा, दार्शनिक राजा का निर्माण कैसे करेगा ये। ठीक है, ये बताना है आपको आदर्श राज्य और नैतिक व्यक्ति। ये बता दो कि किस तरीके से आत्मा का सिद्धांत इन कामों को करेगा। नैतिक व्यक्ति यानी प्रत्येक व्यक्ति में आत्मिक गुणों की प्रधानता होती है, जो व्यक्ति अपने प्रधान आत्मिक गुणों के अनुसार काम करेगा वही नैतिक है। दार्शनिक राजा, जो राजा अपने विवेकता के आधार पर शासन करेगा, क्योंकि विवेक व्यक्ति को वैरागी बना देगा, विवेक व्यक्ति को भौतिक दुनिया से परे करके वैचारिक दुनिया में ले जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से विवेक का शासन। सामाजिक न्याय, यानी सामाजिक न्याय होता है आत्मीय गुणों के आधार पर व्यक्ति काम करेगा, समाज के वर्गों में समन्वयता और संतुलन बना रहेगा। आदर्श राज्य, जिस राज्य में विवेक का शासन होगा, दार्शनिक राजा होगा, जो भौतिकतावाद की बजाय किसको, वैचारिकता को या आदर्शवाद को ज्यादा महत्व देगा। ठीक है ना, ये आत्मा के सिद्धांत का ही रूप है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है कि प्लेटो ने इस आत्मा के सिद्धांत को व्यवहारिक बनाने हेतु शिक्षा दी, तो शिक्षा के सिद्धांत से इसको जोड़ना है। ठीक है ना, अगर मान लो क्वेश्चन और बड़ा है, इसके बाद आपको क्या लिखना है, समझ गए यहां तक। इसके बाद आपको सिंपल सा लिखना है कि प्लेटो का जो आत्मा का सिद्धांत है, अगर इसने इसका आलोचना तो परीक्षण पूछा है तो थोड़ी सी कमियां बता सकते हैं, क्योंकि इसने व्यक्ति को वस्तुनिष्ठ बताया, जबकि व्यक्ति वस्तुनिष्ठ होता नहीं। प्लेटो ने आदमी को वस्तुनिष्ठ बताया, प्लेटो ने आदमी को वैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा होता नहीं। ठीक है, प्लेटो अपने आत्मा सिद्धांत से व्यक्ति को परिवार और समाज से दूर करता है, जबकि इसकी आलोचना उसके खुद जो शिष्य थे अरस्तु के द्वारा की गई। तो थोड़ा सा अगर आलोचना तो परीक्षण पूछा है तो आलोचना तो परीक्षण बता सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली, क्योंकि इसमें टिप्पणी पूछी है इसलिए इंट्रोडक्शन में तुलना कीजिए। और मेन बॉडी में 5 आपके सिद्धांत है, सामाजिक न्याय, शिक्षा, और ये आदर्श राज, नैतिक व्यक्ति, इनको बताना है, और शिक्षा से जोड़ते हुए। ठीक है ना, इसका निष्कर्ष लिख देना है। ठीक है ना, और निष्कर्ष को आप चाहो तो वर्तमान जो समस्या है उनसे जोड़ के भी लिख सकते हो, कि वर्तमान जो चाहे सांप्रदायिकता की समस्या है, चाहे आतंकवाद की समस्या है, चाहे भ्रष्टाचार हो रहा है राजनीति में, ठीक है ना, या समाज में जो असमानताएं फैल रही है, यदि हम प्लेटो के आत्मीय सिद्धांत को व्यवहारिक बनाने की कोशिश करें तो जबरदस्ती की समस्याएं दूर हो सकती। प्लेटो ने आत्मीय सिद्धांत केंद्र था कि हम इस व्यक्ति के इस मूल्य को जान जाएं कि व्यक्ति भौतिकतावादी नहीं बल्कि वैचारिक है और नैतिकतावादी है, और जो विचार है वही स्थायी है, बाकी सारी दुनिया अस्थायी। ठीक है, तो आत्मा के सिद्धांत को लिख देंगे आराम से। बताइए, जी सर। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना जरूर। ठीक है, सर हेलो। हाँ हाँ, बनीश जी सर बोलिए। जी सर, आलोचनात्मक परीक्षण बोला तो उसमें हम तुलना कर सकते हैं सर प्लेटो के। बिल्कुल, अरस्तु से तुलना करके उसकी आलोचना कर सकते हो। ओके। ध्यान रखना, अगर आप इस बात को साबित करोगे, क्योंकि अगर उसको अरस्तु के थ्रू आलोचना करोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, हमारे थ्रू आलोचना करने से अच्छा है अरस्तु के थ्रू कर, तो अच्छा रहेगा। और अरस्तु ने किया भी है उसकी आलोचना, और आलोचना कुछ नहीं की, अरस्तु ने उसको व्यवहारिक बनाने का काम किया है कि थोड़ा वो व्यवहारिक हो जाए। हालांकि बाद में खुद मार्क्स भी कह रहा है कि ऐसा राज्य कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है ना, ये जो राज्य है वो कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है ना, वो खुद अपनी जो अपनी लॉज आती है और जो बाद की बुक्स आती है उसमें वो अपनी व्यवहारिक दुनिया मानने लग जाता है, वो लोकतंत्र को स्वीकार करने लग जाता है, वो विधि को मानने लग जाए, कानून को मानने लग जाता है, सारी चीजों को एक्सेप्ट करता है खुद प्लेटो भी। ठीक है ना, लेकिन आप कर सकते हो तुलनात्मक अगर पूछे, लेकिन डायरेक्टली आत्मक सिद्धांत पूछा है, इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग कीजिए, मेन बॉडी में 5 पॉइंट बताइए, डायरेक्ट निष्कर्ष दे दिया, और कोशिश कीजिए कि वर्तमान समस्याओं में यदि प्लेटो का आत्मा का सिद्धांत भी व्यवहारिक रूप से यूज हो जाए तो सच बात है कि समस्याएं दूर हो जाए। ठीक है ना, राज्य का सिद्धांत। अब देखो, अगर आप राज्य का सिद्धांत लिख रहे हो किसका, अरस्तु का, तो प्लेटो से शुरुआत किए बिना इसको लिखना है नहीं। ठीक है ना, तो प्लेटो से तुलनात्मक रूप से इसका शुरुआत करते हुए लिखना है। प्लेटो क्या करता है कि राज्य को सर्वोच्च मानता है, आदर्श मानता है और नैतिक मानता है। ठीक है ना,
वही आपका अरस्तु है। दूसरा क्वेश्चन था इसमें, मैं बताता हूं। दूसरा था आपका अरस्तु का। ठीक है ना, अरस्तु का राज्य सिद्धांत, ये आपको पूछा है। तो देखो स्टार्टिंग में क्या करना है, प्लेटो के राज्य से तुलना करनी है। ठीक है ना, और तुलना करके प्लेटो अरस्तु के राज्य सिद्धांत को बताना है। और राज्य सिद्धांत, अरस्तु के राज्य सिद्धांत को आप सभी जानते हैं। अरस्तु के राज्य सिद्धांत में अरस्तु का राज्य आंगिक है, ठीक है, प्राकृतिक है ना। और राज्य आंगिक भी मानता है, प्राकृतिक मानता है, और वैधानिक भी मानता है। इसके अलावा राज्य के कार्य भी बता देना। एक तो राज्य के कार्य नियम और कानून, और साथ ही व्यक्ति का नैतिक विकास। ठीक है ना, ऐसे करके 4-5 पॉइंटों में आप इसको बताने की कोशिश करना। और साथ साथ राज्य लास्ट में जो प्लेटो का, अरस्तु का जो राज्य है, वो राज्य अरस्तु संवैधानिक बनाने का प्रयास करता है। ठीक है ना, और इसके लिए वो मध्यम मार्ग की बात करता है। और चाहो निष्कर्ष में क्या करना है, निष्कर्ष में इसकी आधुनिक राज्यों से जोड़ के लिख सकते हो, जिसकी बात कौन करता है, आपके लॉक, मेकियावेली, हॉब्स। यहां तक के भी आप चाहो तो इसको यहां तक ले जाना। ठीक है ना, तो सिंपल से आप किसी भी क्वेश्चन को वहीं तक सेंटरिंग नहीं छोड़ना है, उसको थोड़ा प्रैक्टिकल बनाना। या चाहो तो व्यवहारिक वर्तमान एग्जाम्पल से भी जोड़ सकते हो, वर्तमान में राज्य कैसा। ठीक है ना, तो उस तरीके से चाहो तो आप अच्छे से इसको तुलना कर सकते हो। तो कुछ नहीं करना है, 4-5 पॉइंट लिख देना, आराम से निकलेगा, 150 शब्दों में आएगा ये, तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, लिख सकते हो इसको। जी सर। ठीक है ना, मैं जी आपको वैसे हाँ, और किसी को डाउट कोई? जी नहीं सर, हाँ, क्या है, ये मेरी कॉपी है जो अभी आप चेक अच्छा, ये किए हैं। आपकी कॉपी थी क्या? हाँ बोलिए। जी सर, चारों कॉपी। इसमें क्या था सर, शब्द सीमा नहीं लिखा था, तो इसलिए मैं 250-250 अरे सवाल आपने सही आपको लिख लिखा है, दिया। लेकिन ना क्वेश्चन को थोड़ा सा, आप, मैं ये नहीं मैं कहूंगा, समझ नहीं आपने पाया सर। क्वेश्चन ना बहुत बढ़िया लिखा है, लेकिन चूंकि देखो मुझे कमी निकालने का काम दिया गया है आपने, ठीक है, तो कमी तो जी सर। निकालूंगा, है ना। जी सर, है तभी ना, तो लेकिन सीक्वेंस में ऐसा नहीं चल है, रहा वो था। क्वेश्चन बहुत बढ़िया लिखा था आपने, तुलनात्मक स्टार्टिंग की बहुत बढ़िया सराहना काम किया आपने। और इस बात से पता है कि आपने ये टॉपिक पढ़ के लिखा है। ठीक है ना, जी सर। तीनों कॉपी आई है, तीनों को, चारों कॉपियों बढ़िया आंसर लिखे, तीनों चारों ने पढ़ के लिखा है, बहुत अच्छा लिखने की कोशिश की है, तो चारों ने अच्छा लिखा है आंसर। लेकिन हमें और अच्छे तक जाना है इसमें। ठीक है, जी और सर। अभी मैं खुद भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो बहुत सारी चीजें सीख जाऊंगा, उसके बाद आपको और एफिशिएंसी दिला देंगे इसमें। ये जो चीजें पता लगी, बिल्कुल सिंपल सा, मैंने एक चीज सीखी आंसर राइटिंग में। पहले मैं भी आप ऐसी तरीके से लिखता था, या तो अरस्तु का लिखूंगा तो अरस्तु तक ही सीमित हो जाता था, प्लेटो का लिखूंगा तो प्लेटो तक सीमित हो जाएगा। पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट कभी एक थिंकर तक सीमित होना ही नहीं चाहिए, एक थ्योरी तक सीमित होना ही नहीं चाहिए। अगर एक थ्योरी उदारवाद पूछा है तो उसको कम से कम मार्क्सवाद से जोड़ो, उसको कम से कम समतावाद तक ले जाओ। ठीक है ना, समुदायवाद तक ले जाओ। सर यस। सर हम्म, सर सर अगर से ये प्रोसेस बता देते थे कि मतलब आप कैसे क्या इंटरलिंक करते इतना बेहतर। देखो तो इंटरलिंक करने का तरीका क्या है। अब देखो अरस्तु का राज्य में आप क्वेश्चन लिखो, देखो पहले तो पढ़ते टाइम इन चीजों पे ध्यान रखा करो। ठीक है, पढ़ते पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, हमारा पॉलिटिकल साइंस बढ़िया है, पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, कोई सा सब्जेक्ट हो, पढ़ने का बेस्ट तरीका होता है आपको कंपेरिजन देखना होता है। कंपेरिजन द सेंस कैसे, जैसे मैं प्लेटो पढ़ने बैठा, ठीक है ना, अब प्लेटो पढ़ने से पहले आपको पता है प्लेटो का कनेक्शन किससे, सुकरात से। ठीक है ना, और सुकरात के बारे में आप जानते हैं, सुकरात ने प्लेटो को एक ही चीज सिखाई, वो चीज क्या थी कि विचार ही सत्य है, बाकी सारी दुनिया मोह माया है। ठीक है ना, इसलिए उसने बोला कि विचार ही सत्य है, स्थायी है। तो फिर वो दिया नहीं आपको एक क्वेश्चन, यथार्थ ही प्रत्ययों की परिछाया है, जो सिद्धांत है, वो बेसिकली सिद्धांत था किसका, सुकरात का। ठीक है ना, तो सुकरात के सिद्धांत को ही प्लेटो ने व्यवहारिक और दार्शनिक सिद्धांत में कन्वर्ट किया। तो आप पढ़ रहे हो प्लेटो, प्लेटो पढ़ने से पहले थोड़ा सुकरात के बारे में पढ़ो, सुकरात की सिद्धांत क्या है। तो सुकरात का बेसिक सिद्धांत था कि वो हमेशा विचारों को इंपॉर्टेंट है, विचार ही सिद्धांत, विचार ही क्या है, यानी कि दार्शनिकवादी हमेशा ज्ञान, ईश्वर, आत्मा की बात करें। तो ये सभी क्या है, सुकरात भी दार्शनिक था, और उसके बाद प्लेटो भी दार्शनिक था।
तो ये भौतिकतावादी दुनिया की बात नहीं करेंगे जो आधुनिक विचारकों ने किया, लॉक ने, हॉब्स ने, बेंथम ने, इन्होंने। तो ये क्या करेंगे, आपको नैतिकतावादी बात, विचार, आत्मा की बात करेंगे, विचारों की बात करेंगे, उनको ही सर्वोच्च मानेंगे। ठीक है ना। इसके बाद इनकी कोई भी विचारक पढ़ रहे हो, उसकी वर्तमान, उसकी परिस्थिति देखो कि उस समय परिस्थितियां क्या थी। तो आपको पता है इस समय 30 आतिथ्य या 30 टायरेंट वाला शासन था। पेनी पेंसो, कौन सा युद्ध हुआ था एक इसका, जिसमें स्पार्टा ने उसको हराया था, तो वो युद्ध की घटना हुई। और इसके साथ साथ उसके गुरु यानी सोक्रात को जहर भी पिलाया था। इन सारी घटनाओं का प्रभाव प्लेटो के मस्तिष्क पे पड़ता है, और इसलिए प्लेटो लोकतंत्र को खारिज कर देता है। इसलिए प्लेटो विवेक प्रधान शासक का देता है। तो मेरा कहने का मतलब, जब चीजों को कंपेरिजन करोगे ना, तो आप अच्छी से, अब जब अरस्तु पढ़ने बैठे हैं तो प्लेटो के हर जगह आप क्या करो, कोट करो, कनेक्ट करो। अरस्तु का व्यक्ति कैसा है, प्लेटो का व्यक्ति कैसा है। अरस्तु परिवार के बारे में क्या बोलता है, प्लेटो क्या बोलता है। अरस्तु संपत्ति के बारे में क्या बोलता है, प्लेटो संपत्ति के बारे में। अरस्तु का राज्य कैसे है, प्लेटो का राज्य कैसा है। अरस्तु का शासन कैसा है, प्लेटो का शासन कैसा है। अरस्तु का न्याय कैसा है, प्लेटो का न्याय कैसा है। अरस्तु की जो द पॉलिटिक्स है उसकी थीम क्या है, और रिपब्लिक की थीम क्या है। तुलनात्मक पढ़ोगे, बहुत बेस्ट तरीके से आंसर है। और हमारी थ्योरी पूरी तुलनात्मक। उदारवाद पढ़ो। अब उदारवाद, सकारात्मक उदारवाद और नव उदारवाद, इसमें और समता, समुदायवाद और बहुसंस्कृतिवाद, इनमें सब में एक समानता है। स्वतंत्रता की बात करेंगे, संविधानवाद की बात करेंगे, लोकतंत्र की बात करेंगे, बाजार इकोनॉमी की बात करेंगे। इसके साथ किसी भी स्थिति में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, लेकिन राज्य की भूमिका बदलेगी। सकारात्मक उदारवादी राज्य को जन कल्याणकारी कर देंगे, और शास्त्रीय उदारवादी राज्य को तटस्थ पुलिस राज्य बना देंगे, और हैयक है वो राज्य को क्या करेगा, मिनिमल स्टेट बना देगा। वहीं समुदायवादी व्यक्ति की बजाय समुदाय को महत्व देने लग जाएंगे, स्वतंत्रता की बजाय समानता को ज्यादा महत्व देने लग जाएंगे। वही बहुसंस्कृतिवादी अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात करने लग जाएंगे, बाकी सब स्वतंत्रता की बात करेंगे। तो हर चीज बिल्कुल 5-6 पॉइंट फिक्स है। मार्क्स आएगा तो पूंजीवाद का शोषण, पूंजीवाद, शोषण, वर्ग संघर्ष, ठीक है ना, और राज्य को शोषणकारी, और पूंजीपतियों का एक तरह से सरबराह, क्रांति, वर्ग संघर्ष, ये ये राज्य हर जगह मार्क्स के 5-6 कीवर्ड रहे। ठीक है ना, बाकी घटना अलग होगी। ठीक है ना, तो आपको अगर पढ़ते समय अगर आप इस तरीके से चीजों को तुलना करो, तो मेरे ताऊ आंसर में बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। नहीं तो अगर आप जैसे अरस्तु पढ़े, अरस्तु की ही सीमित रह गए ना, तो आप अच्छा आंसर नहीं लिख पाएंगे। अरस्तु का कोई भी सिद्धांत प्लेटो से कंपेयर करो, और प्लेटो का कोई सिद्धांत अरस्तु से कंपेयर। लॉक की कोई थ्योरी मेकियावेली से, या आप बेंथम से, या मिल से, इनसे कंपेयर करो। उदारवाद को आप मार्क्सवाद के साथ कंपेयर करो, समुदायवाद बहुसंस्कृतिवाद से जोड़ो, और इन सबको नारीवाद से जोड़ दो, और बाकी जोड़ना उत्तर आधुनिकतावाद से जोड़ दो। तो ये चीज है, चाहे स्वतंत्रता के मामले में जोड़ना हो, अधिकारों के मामले में जोड़ना हो, सामाजिक न्याय के मामले में जोड़ना हो, समानता के सिद्धांत के मामले में जोड़ना हो, सभी कंपेरेटिवली ही पढ़े जाएंगे। उदारवादी समानता की बात क्या करेंगे, एब्सोल्यूट इक्वलिटी, पूर्ण समानता। समाजवादी बोलेंगे नहीं, स्वतंत्रता का मतलब होता है अवसरों की समानता। जैसे आपके पास कोई अवसरों की समानता बोलता है, कोई संसाधनों की समानता बोलता है, ठीक है। और मार्क्स क्या बोलता है, परिस्थितियों की समानता, आर्थिक समानता। और नारीवादी क्या बोलेंगे, पितृसत्तात्मक की समाप्ति ही समानता है। ठीक है ना। इस तरीके से अलग अलग जगह समानता का अलग अलग महत्व। बहुसंस्कृतिवादी समानता के बारे में क्या बोलेंगे कि भाई अल्पसंख्यकों को अधिकार दिया जाए, यही समानता है। अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार दिया जाए, चाहे भिखु पारिक है चाहे कमले का है, आपकी दोनों यही बात बोलेंगे। ठीक है ना। तो अलग अलग जगह स्वतंत्रता की बात करेंगे तो उदारवादी बोलेंगे स्वतंत्रता का सिद्धांत हमने ही दिया है और किसी ने नहीं दिया। मार्क्सवादी बोलेंगे आप क्या स्वतंत्रता देंगे, असली स्वतंत्रता हम देंगे आपको, क्योंकि पूंजीवाद के अंतर्गत व्यक्ति अपने को ही खो जाता है, व्यक्ति वस्तुओं को ज्यादा महत्व देने लग जाता है, व्यक्ति का खुद का ही पतन हो लग जाता है, व्यक्ति उपभोक्तावादी हो जाता है, व्यक्ति अपनी प्रकृति से दूर हो जाता है। तो मेन स्वतंत्रता का दबाया किसने, पूंजीवादियों। इसलिए मार्क्स बताया स्वतंत्रता का मतलब होता है व्यक्ति श्रम का चयन अपनी इच्छा से करे, व्यक्ति में सृजनात्मक क्षमता हो, पूंजीवाद की मुक्ति होनी चाहिए, तभी व्यक्ति वास्तविक स्वतंत्रता हो। नारीवादी स्वतंत्रता के बारे में क्या बोलेंगे, नारीवादी बोलेंगे पितृ सत्तात्मक को खत्म करो, स्वतंत्रता तभी स्थापित हो। तो स्वतंत्रता के अलग अलग आयामों पर अलग अलग आइडियोलॉजी अपनी अपनी बातें। ठीक है ना। तो आप अगर इस तरीके से पढ़ोगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होगा, बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हो। ठीक है। और मैं थोड़ा सा और चीजें बाद में बता दूंगा, अभी मेरे पास थोड़ा समय कम है। अदरवाइज मैं आपकी वैसे भी बाद में एक बार मैं एग्जाम दे लेता हूँ, तो मैं वैसे भी चीजों को, टॉपिक को थोड़ा क्लियर कर दूंगा। ठीक है। जी जी। अभी तो आप आराम आराम से क्वेश्चन लिखिए, घबराइए मत।
ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है ना। तो ये 2 क्वेश्चन 4, 2 DA1 2 के लिखो, बाकी तो IGP के क्वेश्चन है, सो तो आप लिख ही लोगे, मुझे नहीं लगता डाउट होगा उसमें। ठीक है, ठीक है, तो कोई डाउट हो तो इस वीडियो को देख लेना, इसको हम शेयर कर देंगे, ठीक है। जी ओके, थैंक यू। अच्छा, किसी का डाउट है? ओके।